पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? पापा मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, आप ये नौकरी छोड़ दो। इससे हमारी ट्यूशन फीस तो जाती नहीं है, घर का कोई खर्चा तो चलता नहीं है, इससे बड़ी आप ही नौकरी छोड़ दो। बेटा देखो ये हमारा ऑफिस है, तुम घर जाओ, घर पे आराम से बात करेंगे, जाओ। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे बोल रही हूँ आप ये नौकरी छोड़ दो। ऐश्वर्या, ये गार्ड को बोलना कि अपनी बेटी के साथ मेरे कैबिन में आए। जी सर। बेटा तुम हमको गुस्सा दिला रही हो, चाटा लगाएंगे अभी ठीक हो जाओगी तुम। सनी, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अंदर सर ने केबिन में बुलाया, कुछ बात करनी है तुमसे, आ जाओ। देख लिया, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं साहब सब। अब बुला रहे हैं अंदर, चलो हमारे साथ। डांट पड़ेगी फालतू। सर मैंने मीटिंग के लिए बात कर ली है, 15 मिनट में सब कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे। चलते हो सर। 1 मिनट महक, एक काम हो रहा है, रुको। साहब बुलाया आपने हमको? हाँ महक, ये हमारे ऑफिस का गार्ड है सन्नी, और ये इसकी बेटी। अभी मैंने देखा ऑफिस प्रीमिसेस के बाहर ये दोनों चिल्ला रहे थे, बाप बेटी। इनकी बेटी ने चिल्लाकर अपने पापा को बोला कि 6,000 की सैलरी अपने पास रखो, आपको इस ऑफिस में काम नहीं करना है और वापस चलो। तो चलो, ये बात तो अजीब लगी मुझे कि हमारे एम्प्लॉय की बेटी इस ऑफिस में आकर इस तरह से चिल्ला रही है, लेकिन उसके बाद जो इस लड़की ने बात बोली कि 6,000 की तनख्वाह अपनी पकड़ी है, इतनी सी तनख्वाह में कुछ नहीं होता है, ये बात मुझे खटकी। तो महक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 6,000 की तनख्वाह का क्या मैटर है? हमारे कंपनी में किसी की भी तनख्वाह 6,000 तो नहीं है। हाँ सर, मेरे पापा को 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, जिससे कि मेरी अच्छे से ट्यूशन फीस भी नहीं जाती। चुप। कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्ची है ना साहब, कुछ भी बोल देती है आते ही। अब चलो यहाँ से, चलो, ट्यूशन का वक्त हो रहा है तुम्हारे, चलो। 1 मिनट सन्नी, मैंने यहाँ पर तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, ये 6,000 वाले मैटर को क्लियर करने के लिए बुलाया। और जो बात तुम्हारी बेटी बोलना चाह रही है, तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या है 6,000 का मतलब? तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह 6,000 ही मिल रही है? सच बताओ। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो बच्ची है ना, छोड़िए ना आप। सर झूठ बोल रहा है ये, सभी गार्ड की सैलरी 15,000 रुपए है और सबको सैलरी देती हूँ मैं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन यही पहला आया कंप्लेंट करने के लिए। सर मैं बताती हूँ हुआ क्या होगा। इसे सैलरी मैंने दी थी, अपने घर जाके इसने 6,000 बताए होंगे ताकि अपनी जेब में पैसे बचा सके, और वैसे भी इन गरीबों को अपने बच्चे भी बोझ ही लगते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम इनको पूरी सैलरी देती हो, तुम ये कह रहे हो? सर ये तो कोई सवाल करने वाली बात ही नहीं बनती। आपको पता है मैं अपना काम कितना परफेक्ट तरीके से करती हूँ, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपके पास मेरी। और ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, अपनी बेटी का मुंह बंद पता है क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसकी बेटी सच बोल देगी, और डर लग रहा है अगर बेटी ने बता दिया कि सैलरी 6,000 है और मैंने प्रूफ कर दिया अगर सैलरी 15,000 है, तो ये तो फंस जाएगा, नौकरी पे बात आ जाएगी ना। मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा को हमेशा 6,000 रुपए सैलरी मिलती है 6 महीने से। सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैडम झूठ बोल रही है। हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब है कि गर्मी में हमारे पास सिर्फ एक ही पंखा है, जिसमें हम लोग गुजारा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे सच बोलने नहीं देते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है? सर इसकी बेटी के बोलने का तरीका ही देख लो, कैसे संस्कार दिए हुए, तमीज भी नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है। और झूठा तुम्हारा बाप है, मैं नहीं। पूरे पैसे देते हो, अपने बाप से पूछो कहाँ पैसे उड़ाता फिरता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता फिरता है, खुद की तो कोई इमेज है नहीं, जिनकी है उनकी खराब करने पे तुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी सच झूठ का पता मुझे ही खुद लगाना पड़ेगा। लैपटॉप खोलते हैं एक बार महक, और रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि हमारे ऑफिस के गार्ड को कितनी सैलरी जाती है। ठीक है। तो महक, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हमारे गार्ड को 15,000 की तनख्वाह रेगुलर जा रही है हर महीने। तो तुम तो 15,000 रुपये भेज रही हो, लेकिन ये 15,000 रुपये इनके पास पहुंच क्यों नहीं रहा? बेटा आप जवाब दोगे इस बात का कि अगर सैलरी 15,000 रुपये आपको क्रेडिट हो रही है तो फिर आपके घर में आ क्यों नहीं रही है? क्या प्रूफ है आपके पास कि 6,000 रुपये आते हैं? पापा आपने हमसे झूठ बोला, आपको सैलरी 15,000 रुपये मिलती है, लेकिन सर पापा तो हमें घर पर 6,000 रुपये देते हैं। पापा आप झूठ क्यों बोलते हो हमसे? सन्नी, इसका मतलब महक पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी मैनेजर फ्रॉड नहीं कर रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें 15,000 ही मिलती है, लेकिन तुमने अपने घर में झूठ बोल रखा है, यही मतलब है इस बात का? सर यही तो मैं आपको कह रही हूँ, झूठ बोला है इसने अपनी बेटी से। और इन गरीबों का सर एक ही फंडा होता है, पैसे जहाँ से मिले समेट के रख लो, क्योंकि गरीबी तो बचपन से देखी होती है, पैसा देख के पागल हो जाते हैं ये लोग। तो यही किए, बस पकड़ा गया है ये, अब पकड़ने के डर से डर रहा है, अपनी बेटी को कुछ बोलने नहीं दे रहा है आपके सामने। नहीं साहब,
हमको हर महीना 6,000 रुपये तनख्वाही मिलती है और हम आपसे ये बात छुपा भी सकते थे, लेकिन नौकरी भले चले जाए लेकिन अपनी बेटी की नजर में ना झूठा नहीं बन सकते साहब। ये आपकी मैनेजर मैडम जब हम ज्वाइन किए थे ना, हमसे साइन कराई थी कि 15,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन हर महीने हमको 6,000 रुपये देती है। पहले महीना दी, बोली कि तुम नए नए आए हो, ज्वाइनिंग किए हो, ट्रेनिंग हो रहा है, सिखाना पड़ेगा सब कुछ। कौन सा सिक्योरिटी गार्ड 6 महीने से सिर्फ काम सीखे जा रहा है और उसको सैलरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं। हम झेलते आ रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें नौकरी से ना निकाल दें। दाल रोटी खा तो पाते हैं, पेट भर के सो तो जाते हैं, इसी चक्कर में नौकरी करनी पड़ रही है। नहीं तो मेम साहब को कब का जवाब दे दिया होता हमने और आपको सच बता दिया होता। इसी वजह से नहीं बताया साहब। हमें पता चलता है साहब कि मैनेजर मैडम हमारा पैसा खा रही है, फ्रॉड कर रही हैं, लेकिन हम कभी बताया नहीं। आज अपनी बिटिया की नज़र में झूठा बनने वाले थे, इसलिए आपके सामने सच बोल रहे हैं साहब। अब आपको नौकरी से निकालना है, जो करना है मैडम कर दीजिए, हम तैयार हैं। कितना बेशरम इंसान है। शर्म आती है अपने सीनियर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रूफ आपके सामने, इससे पूछो ना क्या प्रूफ है इसके पास। फालतू की बातें किए जा रहा है यहाँ पे खड़ा होके। प्रूफ चाहिए ना साहब? हाँ साहब, ये मैडम हमको कभी बैंक में पैसा नहीं दी, हमेशा कैश पैसा देती है। देखिए हमारे जेब में अभी भी रखा हुआ है, तो पूरा 6,000 रुपये हमको कैश दिए। कोई भी बैंक में पैसा नहीं आता, 1 रुपया भी हमारे। इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकते हो। देखो मैक, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर सन्नी झूठ बोल रहा है तो उसको काम से निकाले जाना चाहिए, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो काम से तुम्हें निकाले जाना चाहिए। पर ये फैसला अभी भी तुम्हारी बातों से नहीं हो पाएगा, ये किसी प्रूफ से हो पाएगा। सन्नी ने अभी बताया ना कि तुमने इसको कैश सैलरी दी है 6,000 रुपये, तो हो सकता है सीसीटीवी में ये फुटेज आई हो कि तुमने इसको कैश में सैलरी दी है, जबकि हमारे ऑफिस का रूल है कि सैलरी बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। लेकिन अगर तुमने कैश में दी है तो मुझे इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सीसीटीवी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन याद रखना सीसीटीवी में अगर क्लियर हो गया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, तो जो झूठ बोल रहा है उसकी ना सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि उसका सीवी भी खराब किया जाएगा और वो आगे किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। तो रेडी रहना इस चीज के लिए। सर सीसीटीवी क्या चेक करेंगे आप? मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसे 6,000 रुपये ही दिए थे सैलरी, पर सर इसका भी कोई रीजन था। देखा साहब, कहते हैं हम मैनेजर मैडम झूठ बोल रही है। बोल दी ना अपने आप सच। अभी कैमरा चेक हो जाता ना, इनका सच्चाई सामने आ जाता साहब। सर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा था उनके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। मेरी सैलरी तो जितनी भी थी वो सारे उनके इलाज में लग गई, तो मैंने सोचा कि थोड़े पैसे इसकी सैलरी से निकाल लेती हूँ। वैसे भी सर इन गरीबों को कहाँ ही फर्क पड़ता है सैलरी कम या ज्यादा हो। ये लोग तो कम पैसों में भी अपना घर चला लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हम अमीरों को होती है ना, इसीलिए बस पैसे निकाले थे सर मैंने। आई एम सॉरी। फिर झूठ, फिर एक बहुत बड़ा झूठ। पहले आपने ये झूठ बोला कि आपने उसको पूरे 15,000 भेजे हैं, बाद में पता लगा कि 6,000 भेजे हैं, और अब अपने पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। आपके पापा को अच्छे से जानता हूं मैं, और कल ही आपके पापा से मेरी मुलाकात हुई है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और पूछ रहे थे कि मेरी बेटी कैसा काम कर रही है। अब बताओ उनको फोन करके कैसा काम कर रही है आपकी बेटी, कि ऑफिस में फ्रॉड कर रही है गरीबों के साथ। पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। अगर आपके पापा की तबीयत सच में खराब होती ना महक, तो मैं खुद आपके पापा का इलाज में हर खर्चा उठाता। लेकिन आपने जो भी हरकत करी है ना, मेरा मन नहीं कर रहा आपकी शक्ल देखने का, और मन कर रहा है कि आपके पापा को फोन करके बोलूं कि आपकी बेटी को आपने शायद अच्छे संस्कार दिए नहीं है, तभी वो ऐसी हरकत कर रही है ऑफिस में। नहीं सर, पापा को प्लीज इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। सर आप उन्हें मत बताइएगा प्लीज। मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगी। लौटाने तो आपको पड़ेंगे मिस महक। अगर आप नहीं देंगी तो मैं आपके पापा से ये पैसे वसूलूंगा, फिर चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब आप चुप रहिए, आपका फैसला मैं भी करता हूं उनसे बात करने के बाद, क्योंकि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो ये सच्चाई इस ऑफिस में लाए, वरना आपके पापा तो ये सहते रहते, कभी बताते नहीं, और मुझे कभी पता नहीं लगता कि मेरे ऑफिस में ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो बेटा आपने जो किया बिल्कुल सही किया, और आपने अपने पापा को एक लेसन दिया है कि गलत करने वाला जितना गलत होता है ना, उतना ही गलत सहने वाला भी होता है। तो सन्नी, आज के बाद अगर तुम्हारे साथ इस ऑफिस में कुछ भी गलत हो तो प्लीज आवाज उठाना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग अगर इस कंपनी में काम करेंगे तो ये कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। समझ रहे हो साहब? मन तो हमारा भी बहुत किया कि आपको आके सारा सच बता दें, लेकिन हम यहाँ धूप में खड़े रहते हैं साहब, दरवाजे के बाहर, और ये मैडम आपके साथ एसी में खड़ी होती,
इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। हमको यही लगा कि मैनेजर, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम हमारी बात क्यों सुनेंगे आप, इसलिए बताने का हिम्मत नहीं हुआ। साहब नौकरी खोने से डरे हुए थे और कुछ भी बात नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको, इसलिए सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नहीं तो हमने आज तक कभी किसी का जुल्म नहीं सहाया साहब, कभी नहीं सहाया। सन्नी, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं अपने ऑफिस के जो ऊपर के कोलीग्स हैं उनको फेवर करता हूँ और जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। जो ऑफिस के बाहर धूप में गार्ड काम कर रहा है वो भी, और जो मैनेजर मेरे ऑफिस को मैनेज कर रहा है वो भी। लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों को समझ में आ नहीं रही है, तो ये समझाने के लिए मैं अब आपको मिस महक फायर कर रहा हूँ अभी के अभी। और जहां तक रही इनके मारे हुए पैसे की बात, तो वो आप हर महीने इनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। अब चाहे आप दूसरी नौकरी से पैसे अरेंज करिए या अपने पापा से मांगिए, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि आपने इनके अकाउंट में पूरे पैसे नहीं भेजे इनके, तो याद रखना आपके घर पहुंच जाऊंगा पुलिस लेकर, तो फिर आप शायद अपने पापा से नजरें मिला नहीं पाएंगे। लीव नाउ। बेटा, अब से आपके पापा को पूरी सैलरी मिला करेगी, 6,000 नहीं। और इनफैक्ट आज से मैं आपके पापा की सैलरी पूरे 5,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ। अब से आपके पापा की सैलरी होगी 20,000 रुपए महीना। जी सर। और हाँ, मैं ना कुछ पैसे आपके पापा के अकाउंट में भेज रहा हूँ ताकि वो आपकी ट्यूशन की फीस भर दें, आपको जो भी अच्छे कपड़े दिलाने हैं वो दिला दे, और घर का जितना भी खर्च नहीं कर पा रहे थे आप लोग वो भी मैनेज कर ले। ठीक है सन्नी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है साहब। हमारी बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है, तनख्वाह मिलेगी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे इसको। और माफ़ कीजिएगा, हम आपको बहुत बहुत गलत समझे, बहुत गलत समझे। धन्यवाद तुम्हारा भी कि तुमने इस बात को बाहर नहीं पहुंचाया, वरना मेरे ऑफिस की रेपुटेशन पर बात आ जाती। बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा। अब से तुम्हारी या सबकी सैलरी मैं खुद अपने अकाउंट से भेजा करूंगा। ठीक है? चलें, ट्यूशन का समय हो रहा है, लेट हो जाओगी। चलो। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है, और तेरे कान में ईयरफोन लगाने के लिए ना मैंने ही रामू को बोला था ताकि बहू को कुछ पता ना चल सके। ध्यान से जाना। सुनिए, आज प्लीज आप ऑफिस मत जाइएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रही हैं। आप यहीं रहिएगा, बस देखते रहिएगा क्या क्या होता है। ठीक है, प्लीज। ख्याल रखना अपना। माँ, चलता हूँ मैं। प्लान को अंजाम देते हैं। अब देखती हूँ तुझे इस घर से निकालने से मुझे कौन रोकता है। मुझे कैसी बातें कर रहे हैं आप ही? मम्मी जी क्या कर रही है? मम्मी जी हटिए, मम्मी जी प्लीज हटिए। बहू, देख मुझे मारा पीटा मत कर बहू। तू जो बोलेगी ना मैं तेरा सारा काम कर दूंगी, पर मुझे मारा पीटा मत कर बहू। जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप दीवार में सर क्यों मार रहे हो? क्या हो गया मम्मी जी? बहू, तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? मारना, मार जैसे रोज मुझे मारती पीटती है, मार दे। तू खुद बता बहू, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खुद का सर दीवार में थोड़ी ना मारूंगी। मार मुझे और मार। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप उठ जाइए मम्मी जी, खड़े हो जाओ प्लीज। बहू, बहू, बहू मेरा हाथ क्यों मोड़ रही है? बहू बहुत दर्द हो रहा है बहू। मम्मी जी क्या हो गया आपको? किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? आप जो बोलोगी ना मैं वो करूंगी, प्लीज ये सब मत करो। देखो मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, आप मत करो ये सब। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन ये सब मत करो मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज प्लीज मत करो।
आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बता दूंगी। कैसे तूने मेरा पैर खींच के मुझे नीचे गिरा दिया। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रहे हो आप? मेरी क्या गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मम्मी जी प्लीज। समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है मेरे घर में। मेरी माँ गलत है या फिर मेरी बीवी? दोनों ही मुझसे शिकायत कर रही कि ऐसा है वैसा है, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, रामू। तू मुझे बताएगा कि ये चल क्या रहा है? मेरी बीवी गलत है या फिर मेरी माँ? साहब आपने सुना नहीं, मैंने आपके कान में जो लगाया था शायद आपने सब सुन लिया होगा। छोटी मालकिन जो है ना बड़ी मालकिन को बहुत परेशान करती है, आपके जाने के बाद ना बहुत टॉर्चर करती है, इनको मारती पीटती है। अच्छा, सच बोल रहा है तू? हाँ सच है ये तो। समझ गया। रामू तू जानता है ना कि मेरा दोस्त डीसीपी है। ऐसा केस लगवाऊंगा ना तेरे ऊपर, पूरा खानदान भी आके हाथ जोड़ेगा ना, तभी बेल नहीं मिलेगी तुझे, और कूटेंगे अलग, तुझे भी और तेरे परिवार वालों को। तो जो है सच बता, क्योंकि अगर मुझे कुछ और सुनने को मिला तो रामू तू याद रखिए क्या कर सकता हूँ मैं तुझसे। सच बोल। साहब गुस्सा मत कीजिए, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा ना सच कहूँगा। वो मुझे ना बड़ी मालकिन ने पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए, ताकि आप उन पे विश्वास करो और छोटी मालकिन को आप परेशान कर दो, बस यही बात है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, बल्कि बड़ी मालकिन जो है ना वो छोटी मालकिन को बहुत परेशान करती है। तू क्या कर रहा है साले? मेरा घर तोड़वाना चाहता तू हैं? मेरी माँ और मेरी बीवी के बीच अगर झगड़ा चल रहा है तो उस बात का फायदा उठा रहा है तू हैं? मेरी बात सुन, अगर अपनी नौकरी चाहिए ना तो मेरे पीछे दुम मिला के घूम, समझा? बताता हूँ मैं तुझे और मेरी माँ को। चल मेरे साथ। मैंने बस पैसों के लिए करा, वो पैसों की जरूरत थी बस मुझे। तेरे को देता हूँ पसंद। यार मैं तो पकड़ा गया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सनी बेटा अच्छा हुआ तू आ गया। देख बहू ना तेरे ऑफिस जाते ही मुझसे घर का सारा काम करवाती है, मुझे मारती पीटती है। देख मेरी क्या हालत कर दी है बहू ने। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सनी तुम मेरा विश्वास करो यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मम्मी जी को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा घर बर्बाद मत करो मम्मी जी प्लीज। बहू कितना झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बेटे को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। देखो देखो मुझे कितना मारती पीटती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है, और मैं उफ भी नहीं करती बेटा, मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी बहू मुझे नौकरानी बना के रखती है। झूठ मैं बोल रही हूँ? झूठ तो तू बोल रही है साफ साफ, सब कुछ मेरे बेटे की आंखों के सामने, फिर भी तू मुझे झूठा बना रही है। तुमने मारा है बेटा, इसने भी खींच के मुझे नीचे भी गिरा दिया, मुझे रोज मारती पीटती है। सनी तुम तो मेरे अपने यार, तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। बस ज्योति बस, फालतू के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। इस घर में क्या चल रहा है, कौन कितना गलत है और कितना सही है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। और तुम गलत नहीं हो तो रोने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है। क्या बोल रहा है बेटा? तुझे कोई गलतफहमी हो गई है? तू अपनी माँ को कैसे गलत बोल सकता है? मेरे सर पे निशान देख, अरे मुझे चोट लगी है, गिर गई हूं मैं, मारती है मुझे, मुझे गिराया अभी इसने। माँ प्लीज अब ये ड्रामा बंद कर दीजिए। आप सच्चाई मुझे भी पता है और सच्चाई आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि कौन गलत है और कौन नहीं, लेकिन आप तो आप है ना माँ। आपको कितना ही सच बोल लूं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए एक प्रूफ है मेरे पास। अभी समझाता हूं कि कौन गलत है इस घर में और कौन नहीं। रामू, रामू, सच बता रामू, कौन गलत है इन दोनों में से? मेरी माँ जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, या फिर मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है? बोल। बड़ी मालकिन गलत है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, और जो उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। आप गलत समझ रहे हैं, बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को बहुत परेशान करती है। रामू तू भी बहू के साथ मिल गया है? अरे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई?
मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना। मैंने तेरा कितना ख्याल रखा है जब से तू इस घर में आया। तू मुझे गलत बोल रहा है। बहू, तूने ही इसको बहलाया फुसलाया होगा, तूने ही इसको सिखाया होगा। देखा देखा, ये सच बोल रहा है। सनी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, वो पीछे पड़ गए हैं यार मेरे। ज्योति बस यार, मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे पता है इस घर में कौन गलत है और कौन नहीं। माँ आप क्यों क्यों कर रही हैं आप ये सब? माँ बाप अपने बच्चों को घर बसाते हैं। माँ आप मेरा घर तोड़ने पे क्यों तुली हुई है? क्यों घर तोड़ना चाहती है मेरा? बोलो माँ बोलो, क्यों किया आपने ये सब? हाँ किया मैंने ये सब किया। तुझे जानना है ना मैंने ये सब क्यों किया? मैं तुझे बताती हूँ क्यों किया मैंने ये सब। बेटा, वो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास इतने सेविंग्स हैं तो क्यों ना हम गांव में चलकर एक जमीन खरीद लें। सोच सकते हैं माँ। वैसे काफी टाइम से हमने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है। कर सकते हैं, आइडिया अच्छा है वैसे। नहीं सनी यार, जमीन खरीदने में क्या ही प्रॉफिट होगा। हमें जमीन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें ना SIP करनी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तुम्हें पता है उसमें 70 से 50% तक भी इंटरेस्ट आ सकता है। अब तुम ही बताओ, जमीन में हमें कहाँ इतना प्रॉफिट मिलेगा? क्या पता उसके आगे जाके रेट गिर जाए तो तब हम क्या करेंगे? इससे बढ़िया है ना कि SIP कर ले, इसमें तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो थोड़ा बताओ। वैसे ठीक रहेगा यार SIP। ये जमीन वगैरह तो नॉर्मली सब खरीदते हैं, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी। माँ बहुत प्रॉफिट मिलेगा कसम से। और वैसे भी इतनी प्रॉपर्टी है माँ, एक बार कुछ नया करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। राइट, मैं बताती हूँ इसमें कितने सारे फायदे हैं। ये देखो, इसमें SIP करोगे ना तो इसमें 70%, इसमें 50%, 60% तक भी मिल सकता है यार। अब सोचो कितना प्रॉफिट होगा। जमीन में तो इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है ना। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा, ये तूने सारी प्रॉपर्टी? हाँ माँ, वो SIP में इन्वेस्ट करना था ना, इसलिए। क्या फर्क पड़ता है माँ, प्रॉपर्टी आपके नाम हो, मेरे नाम हो, उसके नाम हो, परिवार है हम लोग। अच्छा माँ मैं निकलता हूँ, मेरा कॉल आ गया। बहू ने तो मेरे बेटे को पूरी तरह से चंगुल में ले लिया है। जो बोलती है वही करता है। बताओ, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। कल को तो ये मुझे घर से भी निकाल देगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। बस तेरा बहुत हो गया है। अब तुझे इस घर में मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना। देख देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुझे कल के कल इस घर से निकलवाती हूँ मैं। पर मम्मी जी, ये मम्मी जी का हो क्या गया? कैसी बातें कर रही है ये? मुझे लगता है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू ही बता, मैं और क्या करती? अरे तुझे याद नहीं है क्या, जब ये लड़की इस घर में नहीं आई थी, तुझे कुछ भी बोलना होता था या इस घर में कुछ नया लेके आना होता था या कोई भी बात होती थी, तू सीधा दौड़ के पहले अपनी माँ के पास आता था। जब से ये लड़की आई है ना, इसने तो मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। तुझे कुछ भी कहना होता है, घर में कोई सामान लाना होता है या कोई भी बात, तू सीधा अपनी बीबी के पास जाता है। जोरू का गुलाम हो गया है तू, सिर्फ अपनी बीबी की बात सुनता है। अरे मुझसे तो कुछ बात ही नहीं करता, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। अरे मैं इस घर में ना वैसे ही राज करना चाहती हूँ जैसे पूरी जिंदगी करती आई हूँ। इसको मैं इस घर में राज करने नहीं दे सकती। ये मुझसे नहीं होगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। जोरू का गुलाम? माँ इसका मतलब तो पापा भी फिर जोरू के गुलाम थे, क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ सारी बातें मानी उन्होंने आपकी। अपने दुख सुनाए हैं, आपको अपनी खुशी के बारे में सबसे पहले बताया। दादी भी आपके बारे में यही सोचती होगी, है ना? बहुत छोटी बात है माँ ये, लेकिन अगर आप समझ लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। जोरू का गुलाम नहीं हूं माँ। वो लड़की अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ पे अपना परिवार बसाने आई है मेरे भरोसे। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको परिवार वाली फीलिंग दूं, इसको वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन दूं इस घर में जो वो डिजर्व करती है, जो कि उसको उसके घर में मिलती थी। और मैं वो ही कर रहा हूं। पापा ने भी वही किया था माँ। टाइम के बाद हर किसी की प्रायोरिटीज चेंज होती है माँ। आपकी भी हुई होंगी और पापा की भी। पापा भी पहले दादी पे ध्यान देते होंगे,
उसके बाद आप पे ध्यान देना चालू किया और उसके बाद मुझ पे। और मेरा भी सेम ही है माँ, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है ये। और किस पोजीशन की बात कर रही हैं आप? एक टाइम पर आपने जो जिम्मेदारियां निभाई है वो दादी ने भी निभाई होंगी, और अब इसकी बारी है ये निभाएगी। माँ अब आपकी आराम करने की उम्र है, इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है आपको? अगर दादी भी यही चीज सोचती ना माँ, तो आपका घर कब का टूट गया होता। जो काम आप कर रही है ना आज, वो काम अगर दादी ने किया होता तो आप भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती। क्या पोजीशन लगा रखा है? पापा की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई है ना। पहले जो डिसीजन पापा लेते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब, अब वो मैं लेता हूं, क्योंकि वो सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं। बहुत छोटी सी बात है माँ, आपको तो खुद समझनी चाहिए, उल्टा मुझे समझाना पड़ रहा है आपको। और माँ चलो मैं घर से बाहर निकाल देता हूँ उसको, लेकिन मुझे उसकी एक गलती बताओ, क्या उसने कभी आपकी सेवा करने से मना किया हो? कोई बाहर गलत हरकत देखी हो आपने उसकी? आपकी इज्जत ना की हो, आपको टाइम पे खाना ना दिया हो? सब कुछ करती है ना वो। और माँ अभी भी आप राज ही कर रही हैं। आपकी इज्जत करते हैं हम लोग, मानते हैं आपको। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो खुद डिस्कस करने के बाद आपसे पूछा जाता है और उस चीज की वैल्यू की जाती है। समझ में आया? माँ देखिए, आपके दिए हुए संस्कार है मेरे पास, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरा अच्छा परिवार बसा बसाया और घर मत तोड़ो। और छोटी सी बात है, इसको समझ लोगे तो बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे माफी मांगो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ किसी के सामने झुके, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। लेकिन बचपन में मैंने भी बहुत सी गलतियां की और आपने माफ किया है मुझे, मैं भी एक मौका देना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपके बेटे का घर बसा रहेगा आपकी वजह से, और अगर टूटेगा भी तो आपकी वजह से। हाँ चेतना बोलो। सोफिया, कितनी बार बोला मैंने, मेरे कमरे में मत आया करो। और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। क्यों आई हो मेरे कमरे में? वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। भूख लगी थी तो फ्रिज से खाना खाया नहीं जाता है? इतनी बड़ी हो गई, खाना मैं बना के दूं? हाँ नहीं, नौकरानी बना के रख दी है, खुद खाना खा ले। और अगर नहीं भी खा रही है तो भूखी मरनी चाहिए एक दिन। पर इस टाइम पे मेरे कमरे में मत आया कर। लेकिन फिर वो अंकल आ जाते हैं ना, आप मुझे खाना बनाकर नहीं देती हो। उपवास नहीं करेगी? तो एक बार समझा दिया है कि इस टाइम में मेरा दिमाग मत खराब करा कर। क्या हो रहा है? वही इसका रोज का ड्रामा। इसको 1000 बार बोला है कि तुम जब आने वाले हो तो मुझे आकर डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आ गई महारानी। भूख लग रही है और खुद जाकर रसोई में खाना नहीं बना सकती, इतनी बड़ी होगी है ये। इतना गुस्सा नहीं करते, बच्ची है वो, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी, है ना? अपना काम खुद करोगी ना बेटा? हाँ, कर लोगी ना? गुड। अब अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ। जब मैं आता हूँ तो परेशान मत किया करो हमको, नहीं तो ये हाथ टूट भी सकता है, ठीक है ना? गुड। मम्मा, मैं ना पापा को बता दूंगी आपके बारे में, फिर पापा आपको छोड़ देंगे। पता जबान नहीं चल रही तेरी कैंची की तरह? काट दो। पिछली बार इतना मारा था ना तुझे, तब भी समझ नहीं आई, तब तो डर के कोने में बैठ गई थी, मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। अब क्या बोल रही है? पापा को बता दूंगी। इतनी हिम्मत होगी है तो मैं बता। अरे चेतना, बच्ची है, क्या कर रही हो यार? इससे गुस्सा थोड़ी करते हैं। पापा को बताना ना, दोनों साथ में बताएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं पैरों पे चल के जाऊंगा और तुम बिना पैरों। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? चल जा, अपना काम कर, तो दोबारा परेशान मत करियो। चल जा ना। और आप आके ना डिस्टर्ब मत करियो। छोटी सी बच्ची ना सर का दर्द बनती जा रही है। और अब तो मुझे डर लग रहा है सच में राजा को कुछ पता ना दे। रोज का हो गया इसका कि पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। अगर इसने बता दिया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उसके पैसों पे तो हम ऐश कर रहे हैं, हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार चेतना, क्या तुम फालतू की टेंशन लेती हो? वो बता भी देगी तो तुम्हारा पति कौन सा मानेगा? बोल देना कोई सामान दिलाने के लिए मना किया था इसलिए गुस्सा कर रही है। बच्चे हैं, कम ऑन। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वो तुम्हारा जो मोटा सा पति है वो कब आएगा? नहीं, आज राजा नहीं आने वाला। तुम छोड़ो ना ये सब बात, वैसे भी इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया। खाओ ना, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा वेट करते करते ना आंख लग गई मेरी। तो क्या फर्क पड़ता है, तो पूरी रात अपनी है।
जी इंस्पेक्टर साहब। जी मैंने अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर रखी है। उसके अंदर साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर अफेयर कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और इसमें यह भी सुनाई दे रहा है कि मेरी छोटी सी बच्ची को कितनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। और पता मैंने आपको ये सेंड क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बीवी केस फाइल करे डिवोर्स लेने के लिए और एलिमनी के नाम पे कुछ भी ले सके, क्योंकि इसने धोखा दिया, मैंने नहीं। इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि मेरी बीवी धोखा दे रही है और मेरी बच्ची को परेशान कर रही है। जी सर बाकी की डिटेल्स आप देखिए और जो भी केस है आगे का देखिए। मैं बाकी अपने पत्नी को और उसके आशिक को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। जी। अच्छा तुम तो आज ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले थे ना, आने नहीं वाले थे। अच्छा तो मतलब तुम वो नहीं बोलोगी कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मुंह बोला भाई है, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं? वो ड्रामा खत्म? चलो छोड़ो, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें पता चल जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तुम्हारा फ़ोन है ना? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ तो तुम्हारी सारी बातें ना रिकॉर्ड हो गई है मेरे फ़ोन में, क्योंकि मेरी बच्ची ने बड़ी समझदार है यार। उसने 2 घंटे पहले मुझे कॉल किया, जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है तो सारी बातें सुनाई देगी कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही है और कितने अच्छे से मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हैं? मैंने दूसरी शादी क्यों करी थी भाई? इसलिए करी थी क्योंकि मेरी बच्ची को उसको माँ का प्यार मिल सके, वो बच्ची कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। मैं तो चलो काम में बिजी हो जाता था, उतना टाइम दे नहीं पाता था जितना एक टाइम देना चाहिए। मुझे लगता था कि बाप के सारे फर्ज तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन एक माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिल पाता, इसलिए दूसरी शादी करी। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। पर तुम क्या कर रही थी? मेरी बच्ची को परेशान कर रही थी, वो खाना मांगती थी, उसे भगा देती थी, उसे घर के सारे काम करवाती थी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ चेतना, ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी भाई मैंने? शादी के बाद मैंने तुमसे क्या बोला था? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, धन दौलत पैसा, तुम्हें जो चाहिए ना सामने ला के रख दूंगा, लेकिन अब एक छोटी सी चीज़ चाहिए, मेरी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, बस वो तुम दे देना। और तुमने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल करा, अपने आशिक को बुला के यहाँ पे तुम ये सब कांड कर रही हो और मेरी बच्ची को तुम परेशान कर रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा भाई? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, काम में तुम इतना बिजी रहते ना, मैं भाग गई थी। सॉरी, मैं इसकी बातों में आ गई थी, नहीं तो मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। तुमसे और सोफे से बहुत प्यार करता हूँ। प्ले वे स्कूल में पढ़ती हो या फिर अभी अभी तुमने जन्म लिया धरती पे? तुम्हें कोई भी कुछ बोलेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगी? छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, शादीशुदा औरत हो, अच्छे से घर परिवार जानती हो कैसे चलता है, कोई किसी की बातों में नहीं आता। अगर किसी के मन में चोर छुपा रहता है ना, वो ये काम करता है, और तुमने वही काम करा है। इसमें मेरी ना गलती है ना मेरी बच्ची की गलती है, हम दोनों की जिंदगी तुमने खराब कर दी। तुम औरतों को चाहिए क्या होता है यार? पैसा, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें मैं सब कुछ ला के दे तो देता था। मैंने एक बार भी बोला कि चलो यार चेतना हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं, तुम्हारी लाइफ प्राइवेट थी, मैंने प्राइवेट ही रखने दिया। लेकिन प्राइवेट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे धोखा दोगी। और इस आदमी को भी शर्म नहीं आई, शादीशुदा औरत है यार, तूने भी इसके साथ ये सब मिलके किया। खैर मुझे ना बकवास बातें सुननी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ना मेरे सामने बस वो सफाइयां दोगे, ये हो गया वो हो गया, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों के खिलाफ मैं जो केस फाइल करूंगा ना, तुम दोनों को घसीट के कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं, और उस समय जो भी बातें करोगे ना जज के सामने होगी बातें बस। और तुझे तो ना मैं जेल के सलाखों के पीछे छोड़ूंगा, देखियो तेरे साथ क्या करता हूँ। एक सेकंड, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी बीवी संभाल भाई, समझा? और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, ये पुलिस के चक्कर में मत डाल मुझे। अफेयर ही चलाया, कुछ गलत नहीं किया तेरी बीवी के साथ। संभाल ले भाई, आज के बाद मिलूंगा भी नहीं इससे। क्या हुआ? वो तो भाग गया, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो शादीशुदा है, क्या पता उसका छोटा सा बच्चा हो। वो तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, बहुत कुछ कर रहा है। उसको क्या मिला कि एक लड़की मिल गई जो उसको पैसे देती है, उसके साथ मजे करती है। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खराब कर दी और अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें एक मौका दिया था मैंने, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी बच्ची को मैं बहुत खुश रखूंगी, ये खुश रखा है तुमने? सच्ची में चेतना, अगर माँ ऐसी होती है ना तो जिंदगी में हर बच्चा अनाथ होना चाहिए। और तुम मेरी परवाह मत करो और ना मेरी बच्ची की।
मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल लूँगा। जो काम में ज़्यादा बिजी रहता था ना, थोड़ा कम पैसा कमा लूँगा, लेकिन अपनी खुशियों का ध्यान अच्छे से रख लूँगा। मेरी बच्ची को जो चाहिए होगा मैं खुद से पूरा कर दूँगा। अब मिलते हैं कोर्ट में, वहाँ पे जितनी बातें करनी है करेंगे। और भूलना मत, एलिमनी तो नहीं देने वाला मैं, गलती तुम्हारी है, तुम ही भुगतो। निकलो यहाँ से। और ये फ़ोन अपने पास रखूँगा, शायद इसका पेमेंट भी मैंने करा है, और ये प्रूफ के तौर पर तो अपने पास रखूँगा मैं। चल राजा, सॉरी, रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत मैसअप कर दिया, बहुत गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करे जा रही हूँ। सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और सुप्रिया से भी बहुत प्यार करती हूँ। वो आदमी ऐसा था, उसने मेरा दिमाग ऐसे घुमा दिया था कि मैं अपनी बच्ची के खिलाफ हो गई। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। I promise। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बहुत अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम चाहो तो मैं इस घर से बाहर निकलूंगी, यहाँ पे कैमरास लगवा देना, तुम्हें पता रहेगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक आखिरी मौका दो। तुमने ये सब होने से पहले नहीं सोचा तो अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मेरे सामने ये सब बातें इसलिए कर रही है क्योंकि तुम पकड़ी गई हो। मैं बोल भी नहीं पा रहा कि किस बातों में डिफेंड करूं। मैं तुम्हारा पक्ष लेता अगर तुम्हारी छोटी मोटी गलती होती तो। अगर मेरे साथ धोखा करती ना तो भी चलता यार। फोन पे सारी बातें सुन रहा था मैं, मेरी बच्ची को खाना बनाने के लिए बोलती है, वो बंदा मेरी बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था। कल को उस बच्ची ने कुछ गलत कदम उठा लिए मेरे पीठ पीछे तो मैं क्या करूंगा फिर? उस बच्ची के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है यार, उसके बिना क्या करूंगा फिर मैं? ये पैसा धन दौलत गाड़ी क्या करूंगा उसको लेके मैं? तुम जैसी औरतें ना बहुत खराब होती हैं, बहुत ज्यादा। मैं नहीं करना चाहता था दूसरी शादी, अपनी बच्ची के लिए की थी मैंने बस। कोई फायदा नहीं है बोलकर, थोड़ी शर्म होती ना ये सब करती ही नहीं। प्लीज जाओ यार, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। राजा प्लीज जाओ। सोफिया बेटा इधर आना। पापा। बेटा मुझे माफ कर दो, शायद मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दूसरी मम्मी इतनी खराब है। लेकिन अब तुम्हारे पापा तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मदद करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे, ठीक है? खान बड़ी जल्दी तैयार कर दिया डीलर ने, है ना? सही किया उसने एकदम। सनी बच्ची कौन है? देखो यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है। हाँ यार ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। बेटा सुनो, नाम क्या है आपका? सोफिया। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? वहाँ पर है। सुनिए जी, एक मिनट इधर आइए। आई मैडम। जी मैडम बुलाया? हाँ ये बच्ची आपकी है? हाँ मेरी है। कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है, कोई गलती थोड़ी करी होगी इसने। मैं बस ये बोल रही हूँ आप यहाँ पे क्यों लेके आए अपनी बच्ची को? माना आप काम कर रहे हो, आपको अपनी बच्ची से प्यार होगा, लेकिन घर पे छोड़ देते ना, अपने पापा के साथ रहती, या परिवार में और कोई होता। अब यहाँ पे ये बैठ के पढ़ रही है, ऊपर काम चल रहा है, अगर गलती से कुछ गिर गया तो आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए अपनी बच्ची को। मैडम कौन चाहता है अपने बच्चे को अपने साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए साथ में घुमाना? वो तो मजबूरी है, इसलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम मजबूरी ये है कि घर पर ना कोई नहीं है, इसके पापा इस दुनिया में है नहीं, और मैं इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप तो जानती हैं आजकल का माहौल कैसा है। इसलिए मैं मजदूरी करने आती हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ ही ले आती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहती है, कम से कम सुरक्षित तो रहती है ना। हमें आसरा रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बच्ची पढ़ने में इतनी होशियार है, पढ़ने का इतना शौक है, उसको स्कूल भेजना चाहिए ना उसको, बेवजह यहाँ बिठा रखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल तो जाती होगी ना, अब यहाँ बैठ के पढ़ रही है तो। अरे स्कूल में ना डे केयर होता है, सनिया गेस इनको पता ही नहीं होगा, बताते ही नहीं है इन जैसे लोगों को। स्कूल में डे केयर होता है जहाँ शाम तक बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे आराम से छोड़ दो, कम से कम सेफ तो रही, और अपना काम करने के बाद शाम को स्कूल से लेके चली जाया करो घर। अरे मेम साहब आप लोग क्या पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना कहाँ से पैसा आएगा कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएं? आप जानते हैं ना कि हम मजदूरी करते हैं, दिन का 300 रुपए दिहाड़ी है हमारा। अब उसमें हम घर का खर्चा चलाएं, राशन चलाएं, बच्चे को पाले, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या 2 वक्त का खाना खाएं, हम क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं है मैडम, इसलिए हम अपनी बिटिया को पढ़ा नहीं पाते। वो तो ये सामने वाला मकान है ना, इसमें 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो इसको अपनी पुरानी किताबें, कापी, पेन, कलम ये सब दे देते हैं, तो उसी में लगी रहती है। पढ़ने का बहुत शौक है मेरी बिटिया को, पर क्या है ना, हम गरीब लोग हैं, इसलिए शायद शिक्षा की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाते और गरीबी में ही दबकर रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अरे हर बच्चे को अधिकार होता है शिक्षा लेने का, और वो देखो यहाँ बैठ के भी पढ़ाई कर रही है, और कोई बच्चा होता तो आराम से खेल रहा होता। बेटा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। देखा, तुम्हारी बच्ची को पढ़ना इतना पसंद है और तुम स्कूल ही नहीं भेज रही हो। अरे कौन बोल रहा है कि महंगे स्कूलों में भेजो? गवर्नमेंट स्कूल भी तो होते हैं, वहाँ कहाँ इतने पैसे लिए जाते हैं। और जैसे मजदूरी का काम करते हैं उनको तो फ्री में पढ़ाया जाता है। आराम से ध्यान रखेंगे, पढ़ेगी लिखेगी, अरे तुम लोगों का ही नाम रोशन करेगी, तुम्हारा परिवार ही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तुम्हें पढ़ाना चाहिए इस बच्ची को। हम जानते हैं मैडम कि सरकारी स्कूलों में भी दाखिला आसानी से हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है, और किताबें, कापी, ड्रेस सब कुछ मुफ्त में मिलता है। लेकिन आप बताइए ना, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का कोई एक जगह स्थायी घर तो होता नहीं है। हमें जहाँ काम मिलता है, कहीं 6 महीने का, कहीं 4-5 महीने का, कहीं 3 महीने का, उधर ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देते हैं। अब आप ही बताइए ना, किसी स्थायी जगह पर अगर हम रहते तभी तो हम इसका दाखिला किसी स्कूल में करा पाते ना। अब हम भी जानते हैं कि हमारी बिटिया अगर पढ़ेगी लिखेगी तो बहुत ही सक्षम बनेगी। कहती है डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर शायद मजबूरियों की वजह से सपना सपना ही रह जाएगा। डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन क्यों? और भी तो इतने प्रोफेशन है, आपने वो चूज नहीं किया। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से ना मेरे पापा की जान चली गई है, और अब मैं नहीं चाहती कि और किसी गरीब के पापा की भी जान जाए। मैं ना एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगी और इसमें ना सभी गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। देखा तुम्हारी बच्ची कितनी समझदार है। डॉक्टर बनना चाहते क्यों? क्योंकि इसको दिखा कि पैसों की कमी से ही अपने पापा को नहीं बचा पाए, तो फ्यूचर में किसी और कोई दिक्कत नहीं। अरे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते ताकि वो पैसा कमाए, घर बनाए, और इसके सपने देखो, इतनी छोटी उम्र से बस ये चाहती कि औरों की मदद करे, किसी और का परिवार ना बिखरे। और तुम इसे पढ़ाना नहीं चाहती पैसों की वजह से। अरे और भी बहुत तरीके होते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए जो देश का नाम रोशन करते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, है ना सनी? बिल्कुल ठीक कह रही हो चेतना। और जिस बच्चे के इतने बड़े सपने हो तो वो सपने तो पूरे होने चाहिए। बेटा देखना, एक दिन आप डॉक्टर जरूर बनोगे। रहने दीजिए ना साहब, आप कहाँ मेरी नन्ही सी बच्ची को झूठी उम्मीदों के सहारे अपने जीवन जीने का आसरा दे रहे हैं। आप रहने दीजिए। मैं जानती हूँ कि अभी छोटी है, नादान है, बड़े बड़े सपने देख रही है, लेकिन इसको शायद अपनी असलियत पता लग जाएगी, और शायद जानती भी है। इसलिए अपनी माँ को भी कभी परेशान नहीं किया इसने, कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की। जो चीजें मिल जाती हैं, जो खाना मिल जाता है, उसी में खुश रह लेती है, उसी को खा लेती है। शायद समझती है अपनी माँ का दुख दर्द, अपनी माँ की पीड़ा, तभी तो आज तक इतने से भी बात के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दिया इसने। और आप ऐसा बोलकर इसकी झूठी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए ना, इसको कितना दुख होगा अगर कल को जाके अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई थी। देखिए, झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ उसको, बस आपकी परेशानी का हल बताना चाह रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि 2-4-6 महीने किसी मकान बनाने का काम मिलता है, फिर उसके बाद वो जगह छोड़नी पड़ती है। तो ठीक है चेतना, मैं इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आज के बाद आपको जगह जगह जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे काम करेंगी, ठीक है ना? और साहब, हम कंपनी वंपनी में काम करना नहीं जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, हमें कौन काम देगा? देखिए, आप घबराइए मत, ये ऑफिस के नाम से डरिए मत। वहाँ भी इंसान ही काम करते हैं, कोई ऐसे जानवर या फिर कोई राक्षस काम नहीं करता। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपसे थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत इज्जत करेगा आपकी। और आपको कुछ गलत या कुछ बेकार काम नहीं मिलेगा, साफ सफाई का या फिर झाड़ू पोछे का, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अपने ऑफिस में वो एक MTS वाला पोस्ट होता है वो दे दूंगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो फाइल्स वगैरह होंगे वो इधर से इस कैबिन से उस कैबिन में, उस कैबिन से इस कैबिन में। कभी फोटोकॉपी कराने के लिए बोलूंगा तो नीचे से फोटोकॉपी करा के लानी पड़ेगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है? 300 रुपए दिन की दिहाड़ी होती है। तो मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, और रहने की जगह भी।
तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मकान बना रहा हूँ ना, तो सोचा था कि कुछ अच्छा काम करूंगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा करूं, लेकिन आज देखो ना, समझ में आ गया कि क्या करना है। बस मैं यही करना चाहता हूँ आपके साथ। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बारे में चेतना आपको बताएगी। चेतना, और रही बात तुम्हारी बेटी की पढ़ाई की, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी। देखो, मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ पे काम करती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी पढ़े लिखे भी और सेफ भी रहे। तुम सब कुछ नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी मदद अगर कोई कर रहा है तो उसमें हर्जी क्या। और ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ चैरिटी में फ्री में पैसे दे रहे हैं। तुम भी तो यहाँ पे काम कर ही रही हो, तुम भी साथ में ही रहोगी, पढ़ेगी लिखेगी, सपने पूरे करेगी अपने। इसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। और सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई, जब तक ये डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक इसका सारा खर्चा हमारा। पर मैडम, आप दोनों हम लोगों को नहीं जानते, हमारी बिटिया भी आपको नहीं जानती। हम लोग तो एक दूसरे के लिए अनजान है ना, और आप एक अनजान बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी बेटी के सपनों को जरूर समझता हूँ। इसलिए आपकी बेटी को कुछ बनाना चाहता हूँ, और कल को अगर वो कुछ बन जाएगी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी लालच है। हर जगह मेरी बात तो करेगी। कहेगी कि एक अंकल थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा, तभी आज मैं डॉक्टर बन पाई। तो बस ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा लालच और थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। देखिए, अब ज्यादा मत सोचिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। हमें भी पता है कि एक परिवार चलाना बहुत मुश्किल बात होती है। आपको अगर मदद मिल रही है तो ले लीजिए, अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए सही। चलिए, आप लोगों को आपका नया घर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी अगर जिंदगी में कुछ कर जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी ना, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप लोग भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। शुक्रिया। अरे बस बस, हमें भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस छोटी सी मदद कर रहे हैं। चलते हैं बेटा, आपका नया घर देखने चले? हाँ चलिए।